नमस्कार, आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। अभी हिंदू विवाह कानून 2010 संशोधन विधेयक जो है वो संसद के समक्ष पेश किया जाने वाला है। जो संसदीय समिति इस पर विचार कर रही थी उसने एक अनुशंसा की है कि जहां इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन यानी जहां शादी अंतिम रूप से टूट जाए, अगर उस कारण से तलाक होता है तो वैसी स्थिति में जो महिलाएं हैं यानी पत्नी हैं उनको पति की संपत्ति पर अधिकार होना चाहिए, खास करके वो संपत्ति जो शादी के बाद अर्जित की गई है। ये क्या कानून स्वरूप लेगा ये तो जब पेश होता है और उस पर संसद अपना राय जाहिर करेगी, लेकिन जो अनुशंसा है संसदीय समिति की, जो जयंती नटराजन की अध्यक्षता वाली समिति है उसकी अनुशंसा है, तो उसी पर आज हमारी बहस है कि अगर तलाक इस स्थिति में होता है तो क्या पत्नियों को पति की संपत्ति पर हक होना चाहिए। इस बहस में शामिल हैं संदीप भरतिया जो कि जेंडर ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष हैं, उसके साथ हैं रंजना कुमारी जो कि सामाजिक शोध संस्थान की निदेशक हैं, और हमने विशेष टिप्पणी के लिए बुलाया है प्रोफेसर पूनम प्रधान सक्सेना जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की प्रोफेसर हैं, और साथ ही हम चलेंगे अहमदाबाद जहाँ के जानी मानी महिला कार्यकर्ता रीमा नानावती हैं, और जयपुर में हमारे साथ निशा सिद्धू हैं। आप सबों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले रंजना जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो विचार चल रहा है इसके ऊपर के महिलाओं को अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक है, जो भी कानून जो भी स्वरूप ले, आप क्या मानती हैं? देखिए, अगर किसी भी कीमत पर शादी बच नहीं सकती है, मतलब है कि इतना आपस में मनमुटाव हो गया है, टूट गई है, हाँ बिल्कुल टूट चुकी है, तो ऐसे में जो पति की संपत्ति है वो संपत्ति पत्नी और पति मिलकर वो संपत्ति बनाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि पत्नी ने तो कुछ कमाया नहीं है, लेकिन अगर पत्नी ने वो सारी परिस्थितियां पैदा नहीं की होती जिनकी वजह से पति जाके कमा सकते हैं, तो दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, हर जगह ये कानून है कि जब शादी टूटती है तो आधा आधा हिस्सा आधा पत्नी का और आधा पति का होता है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पत्नी को छोड़ देते हैं, उसके बाद अभी भारत में चूंकि ये हक औरत को नहीं मिला है, तो शादी टूटने के बाद जब पत्नी को छोड़ देते हैं या तलाक हो जाता है, तब पत्नी के पास अपनी जीवन यापन के लिए, अपने बच्चे के जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं होता। अक्सर वो सड़क पर बिल्कुल जिसको कहते हैं किसी भी बिना हक अधिकार के खड़ी होती है, क्योंकि घर जा नहीं सकती है। लेकिन अपने भाई ऐसे उदाहरण देखे गए हैं, मैंने भी देखा है कि पति ने पत्नी के नाम से मकान बनवा दिया, बाद में दोनों में झगड़े हो गए और पति को ही घर से निकाल दिया, ऐसे भी उदाहरण हैं। देखिए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस है और उसमें पति को उस कानून के तहत निकाला गया है तब तो ठीक है, लेकिन पत्नी का भी अगर है तो जो सामूहिक संपत्ति है पति पत्नी की, उसमें से आधा आधा हिस्सा दोनों का बनता है। बिल्कुल। संदीप, एक तो आपने बोला ये जो कानून में जो बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि महिला को हक मिलेगा, लेकिन यदि पत्नी के पास प्रॉपर्टी है उसको हक की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें उन्होंने सेक्शन 13D डाला है, जो अभी प्रपोजल है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। मतलब ये कानून भी महिलाओं को अधिक अधिकार ऑलरेडी पत्नी को दे रहा है, हमें बात समझनी पड़ेगी। फिर मैडम ने जो कहा कि उस 25-50% ये बोल रहे हैं डाइवोर्स के बाद उसको कुछ नहीं मिलता है लड़की को, जबकि ऐसा नहीं है। 125 CRPC हमारा मेंटेनेंस कानून काफी अच्छे हैं। 1/3 तनख्वाह यदि बच्चा नहीं हो आपकी जाती ही जाती है वर्चुअली ऑलमोस्ट सारे केसेस में, और वो उसको मिलती है जब तक कि वो दोबारा शादी नहीं करती। देखिए 125 तो साफ कहता है कि वैग्रेंसी और डेस्टिट्यूशन की बिल्कुल वो कंगाल हो जाए, उससे उस स्थिति को रोकने के लिए सर ऐसा है कि वो जो लड़की 10,000-20,000 रुपए महीना कमा रही है उसके बावजूद भी 125 CRPC में, यदि आपने मेंटेनेंस 125 CRPC में डाला है तो आपको उसमें मतलब 99% केसेस के अंदर 1/3 तनख्वाह, यदि बच्चा नहीं हो, बच्चा हो तो आधी से अधिक तनख्वाह मिलती है। और ये जो 1/3 तनख्वाह की बात कर रहा हूं, इसमें तनख्वाह नहीं आता है सर, इसके अंदर तनख्वाह प्लस यदि उसके पास कोई मकान है, उसका कोई रेंट आया तो वो रेंट उसमें जुड़ता है। 125 बिल्कुल जुड़ता है, 100% क्यूमुलेटिव असेसमेंट होता है। दूसरी बात, यदि सपोज वो किसी मकान में रह रहा है लड़का, तो कोर्ट ये कहता है कि अच्छा इस मकान में रह रहा है, आज की डेट में इस मकान का इतना किराया का प्रॉपर्टी वैल्यू है किराए की, तो वो भी 1/3 तनख्वाह यदि बच्चा नहीं है प्लस उसके मकान का इक्विवेलेंट किराया, वो सब कुछ मेंटेनेंस में उसको ऑलरेडी दिया जाता है। विधान में तो इसमें क्या गलत है? 125 जब तक दोबारा शादी नहीं करेंगे ऐसा करते हैं। हम पहले जरा अहमदाबाद हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रीमा नानावती हमारे साथ हैं। हाँ रीमा नानावती जी, आप बताएं कि आपका क्या मानना है कि ऐसी स्थिति में अगर तलाक होता है जहां शादी अंतिम रूप से टूट जाती है तो उसमें पत्नी का हक
होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप क्या मानती हैं? नहीं, जरूर। देखिए, मैं कोई कानूनी एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं जो असंगठित क्षेत्र में जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनकी तरफ से जो बताना चाहती हूं कि वो क्षेत्र में बहनें भी इतना ही काम करती है जितने उनके पति करते होंगे। इसलिए मेरे ख्याल से कि अगर तलाक हो जाए तो महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए संपत्ति पे जितना हम उनके पति को देने जा रहे हैं, क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र की महिलाएं इतना ही काम करती है, उनका भी इतना ही योगदान होता है। नहीं, सामाजिक सुरक्षा तो एक मुद्दा है, वो तो महिला पुरुष सबके लिए सामाजिक सुरक्षा जो है निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन जहां पर महिलाएं कामकाजी हैं, वो आत्मनिर्भर हैं, क्या उनको भी इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये अधिकार दिया जाना चाहिए? जरूर, क्योंकि उनका भी इतना ही उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, महिलाओं का भी इतना कंट्रीब्यूशन रहता है। और अगर स्थिति उसके विपरीत हो, जहां की महिलाएं नौकरी कर रही हों और पति जो है आजकल हम देखते हैं कि हम सब हाउस वाइफ की जगह हाउस हस्बैंड वाली स्थिति हो गई, उसमें क्या होना चाहिए? हम सबको इक्वल दर्जे पे रखना। बिल्कुल। मतलब आप नहीं, ऐसा आप क्यों हाउस वाइफ और हर एक काम को हम काम के रूप से, हमें वो काम के रूप से देखना चाहिए। अगर घर का काम है तो उसको क्यों हम काम नहीं गिनते हैं? नहीं रीमा जी, मेरा सवाल है कि स्थिति अगर विपरीत हो जाए, जहां महिला नौकरी कर रही है, एक तरह का काम ही है, इस पत्नी नौकरी कर रही हो और पति बेरोजगार हो और वैसी स्थिति में तलाक होता है, तो पति को हक मिलना चाहिए संपत्ति में? मेरे ख्याल से मेरा ये विचार भी है कि महिलाओं को जरूर उस पर अधिकार मिलना ही चाहिए। और अगर ऐसी बात है कि पति काम नहीं करता है और वो महिला के ऊपर निर्भर है, तो वो पति के लिए भी हमें कुछ प्रोविजन करना चाहिए। रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। तो इसमें एक बात गड़बड़ क्या है कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। स्पष्टीकरण कर लेने दीजिए। स्पष्टीकरण ये है कि जो बात कही जा रही है वो पत्नी जो घर में काम कर रही है वो भी काम है, और चूंकि हमारी मानसिकता समाज में और हमारी अर्थव्यवस्था की मानसिकता जिसको काम नहीं माना जाता है, तो ये माना जाता है कि पति की कमाई से ये घर बना, या पति की कमाई से ये दुकान खुली, या पति की कमाई से ये व्यापार चालू हुआ। तो ये सब चीजें सिर्फ पति की ही कमाई का नहीं होता है, पति पत्नी मिल करके उस पूरी संपत्ति का निर्माण करते हैं, जिससे पति काम कर पाता है। जो गर्ल है उसको अपने भाई और बहन को अपने बराबर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। नहीं, तो अभी प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आज भी नहीं मिलता है। 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट में लड़के और लड़की को अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, रंजना जी, तो बेटे को भी वो चाहे बाप को हिस्सा देना दे, वो तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बेटे की बात नहीं है, वो कानून बराबर है, चाहे दे दे। कानून लड़के और लड़की को बराबर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। हाँ। यहाँ इनहेरिटेंस देने से पता है इनका एम क्या है? ये चाहती क्या है कि ये डाइवोर्स का जो कानून है, जो 10-12 साल से लोग अलग रह रहे हैं, उनको शायद अब डाइवोर्स कुछ लोगों को मिलने लगे तो इनको हजम नहीं हो रहा, तो इसको रोकने के लिए ये क्या कह रही है, ये बेसिकली इसको रोकने के लिए क्या कह रही है, इसको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में लड़की को यहाँ दिला दो, वो 10 को कोर्ट केस हो जाएंगे, आप पूरी जिंदगी उसको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो उस डाइवोर्स के कानून को रोकने के लिए कह रही है कि बहू शादी हो गई तो अब उसको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में यहाँ पे हिस्सा दिलाओ। दादी केस कर देगी, ताऊ केस कर देगा, और वो बोलेंगे जब तक ये केस सेटल नहीं होगा तब तक अब इसको डाइवोर्स नहीं देगा। अब सर ये डाइवोर्स को रोकने के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बहू को हिस्सा दिलाने की बात ये जो उठाई जा रही है गलत है। महिलाओं की स्थिति अपने देश में क्या है, जहां 75% महिलाएं जो है वो गृहिणी हैं, वो घरेलू महिलाएं हैं। आप शायद कुछ जो शहर की महिलाएं हैं जिनको आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, मेंटेनेंस का हमारे यहाँ बहुत पुख्ता कानून है, मेंटेनेंस का हमारे यहाँ बहुत पुख्ता कानून है। और एक बात आ जाएगी, यदि उसने अभी तीन दिन कोई आदमी साथ रही, अब आप बोलो कि उसको आप 3 दिन साथ रहने में आप उसको उसकी हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो, उसकी जितने पहले बनाई है उसमें दे दो, क्यों नहीं दे दो? और फिर वो डाइवोर्स करके दूसरी कर ले, दूसरी में कर लो। चलिए ठीक है। सवाल ये कि बच्चा जो परिवार है उस परिवार में आप हस्बैंड को भी उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा दो, फिर हस्बैंड को भी वाइफ की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। जब आप ये मांगते हो वो भी मानो। पूनम जी आप बताइए, दोनों को दो, थोड़ा ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा देना, हस्बैंड को भी दो। 50 के कोर्ट केस डायरेक्शन थोड़ा अलग चला गया है।
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो बोथ हस्बैंड और वाइफ के फेवर में हो, वो चीज़ एक अलग चीज़ है। अगर इसको हम इस तरह से कहते हैं कि सिर्फ वाइफ को ही प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए क्योंकि वो होम मेकर है और उसकी एफर्ट से ही हस्बैंड जो है वो बाहर जाके कमा सकता है, इसमें एक बेसिक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि अगर हम ये कानून लाएंगे कि अगर वो होम मेकर है और उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए डिवोर्स के केसेस में, हम एक तरह से पैट्रियार्कल आइडियाज़ को रीएनफोर्स कर रहे हैं। हमें एफर्ट देना चाहिए सेल्फ सफिशिएंसी पे, हमें एफर्ट ये करना चाहिए कि हर औरत जो है वो काम करे। होम मेकिंग में ये नहीं कहती कि काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको कहीं भी उसका मॉनेटरी वैल्यू या इवेल्युएशन नहीं होता है। हमारे यहाँ ये अगर हम इस तरह से लॉ पास करेंगे कि अगर होम मेकर है उसको हस्बैंड की प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, एक तरह से हम उस चीज को बढ़ा ले रहे हैं। हाँ, सबको हम उसको क्या बढ़ावा दे रहे हैं, हम उसको ये बढ़ावा दे रहे हैं, हम स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स कर रहे हैं। हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि सिर्फ हस्बैंड कमाता है और औरत का मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। औरत का मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन तब होगा जब उसको एक आइडेंटिटी मिलेगी, उसकी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो तभी हो सकती है जब हम उसको प्रमोट करें और उसको इस बात के लिए एनकरेज करें कि वो आत्मनिर्भर बनाए। क्यों वो इसलिए होता है कि जब आप आत्मनिर्भर पे ज्यादा जोर देंगे तो वो लड़की बाहर जाएगी, पढ़ेगी, अवेयर होगी, उसकी एजुकेशन पे पेरेंट्स ध्यान देंगे, उसकी नौकरी के लिए पेरेंट्स ध्यान देंगे, उसको एक आत्मसम्मान मिलेगा जब वो शादी में एंटर करती है। अगर आप सिर्फ ये कानून बना दें कि चाहे उसकी कोई स्टेज है, चाहे उसकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसकी शादी हो गई, उसके लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपने इस तरह से प्रोवाइड कर दी, आई एम टेलिंग यू कि होगा क्या कि उसकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसको डोमेस्टिक अफेयर्स में तो दक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन जो नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस डेवलपमेंट में उसको एक शेयर करना है वो नहीं होगा। औरतों के लिए और आदमियों के लिए, दोनों के लिए इंडिया में बहुत जरूरी है कि हम इक्वल कंट्रीब्यूशन करें इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, और इक्वल टैलेंटेड लड़कियां जो होती हैं उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की जरूरत है, ना कि उनको क्रचेस देने के लिए। ये कैसे कहती है, अगर किसी को आर्थिक रूप से थोड़ा अगर सशक्त बना दिया जाए, हाँ। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उनकी शिक्षा जो है या उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में जो है सो परिवार ध्यान नहीं देगा। एक तो ये है कि अगर स्थिति ऐसी हो जाती है जहां महिलाएं बिल्कुल लाचार हैं, तो एक कानून जो है सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इस्तेमाल नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक मेंटेनेंस कानून में सब कुछ मेंटेनेंस की बात नहीं है, शादी टूटने के बाद थोड़ी आपको खुद ही जानकारी, डाइवोर्स के कानून के अंदर अभी ये लोग कर क्या रहे हैं, डाइवोर्स कानून को रोकना है तो आप उसमें मेंटेनेंस का क्लॉज डाल रहे हो। अभी आपको मेंटेनेंस इतना हमारा बड़ा कानून है मेंटेनेंस का, 3 मेंटेनेंस कानून पैरेलल में चलते हैं। आप मेंटेनेंस कानून को चेंज करो। असल में ये बात जो है इनको जानकारी ये नहीं है कि डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस नहीं मिलता है जब तक वो लड़की दोबारा शादी नहीं कर ले उतना ही मेंटेनेंस मिलता है। ऐसा है ना, जब एक बार ऐसा है ना, आप थोड़ी सी जानकारी की कमी से अपनी तर्क से कुतर्क मत करिए ना, तर्क करिए। तर्क ये है कि आज कानून और जो विषय डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस 125 मिलता है। आप वकील हैं, आप वकील हैं, मैंने 125 कई बार पढ़ा। हाँ, पढ़ा है ना, कोर्ट में जाके आपने किया नहीं ना, हम लोग तो सुन लीजिए, पहले दूसरे की बात भी सुनिए। सबसे बड़ी बात है शादी नहीं करेंगे मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है, शांत रहिए ना। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो चर्चा चल रही है अभी का विषय जो है कॉन्टेक्स्ट से कानून बन रहा है। कानून में तलाक के बाद औरत और पति और पत्नी के बीच में जो हक है उसका बराबर का, संपत्ति के हक का बराबर का बंटवारा हो, इस बात का फैसला कानून करने जा रहा है। अब ये फैसला कानून, दुनिया के कानून में अगर 2 लोग मिलकर घर बनाते हैं, 2 लोग मिलकर एक परिवार को बनाते हैं, तो वो घर परिवार संपत्ति जो बनती है वो आधी आधी जिम्मेदारी से बनती है। वो दोनों पति का भी दुनिया के कानून बराबर का हक है। पहले के एंसेस्टर प्रॉपर्टी शादी के बाद जो बनाया है, नहीं, जो शादी के बाद प्रॉपर्टी बनाई है। नहीं, रंजना जी एक बात बताइए, जो चीज है संदीप, आप थोड़ा शांत रहे, आप शांत रहे। रंजना जी एक बात बताइए कि अगर एक कानून बना दिया जाए कि जब भी तलाक होगा पति पत्नी जिसकी भी संपत्ति है बराबर बांटती है। अच्छा, ऐसा गोवा में पति की हो या पत्नी की हो, पत्नी के नाम पे भी हो तो भी नहीं। यहाँ इंडिया में एक कानून है, गोवा के अंदर, गोवा के अंदर पोर्तुगीज कानून में था, तो गोवा, दमन और दीव में यही कानून है कि वहाँ पर आफ्टर मैरिज जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर होती है वो जॉइंट प्रॉपर्टी। तो उसमें तो यहाँ गोवा वाले कानून में तो यहाँ तक था कि शादी न भी हो, अगर किसी
मर्द के साथ रहने से अवैध बच्चा होता है तो भी संपत्ति पर उतना ही हक लेकिन हो उसमें जाता होता है जॉइंट प्रॉपर्टी हो जाती है ना, उसमें यह है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंट्रीब्यूशन से बनी है। यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं कि राइट सिर्फ वो औरत को है, रेसिप्रोकल केसेस में हस्बैंड को नहीं है। अगर मान लीजिए कि डिफॉल्टिंग पार्टी वाइफ है और उसकी वजह से डिवोर्स हो रहा है, तो क्या आप हस्बैंड को प्रॉपर्टी देंगे? ये अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें। नहीं, एक गरीब लड़की ने शादी की 3 दिन बाद बोला हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी मेरे को दे दो। जो अमीर लड़के हैं वो शादी करने से डरने लगेंगे। आप ये बोलो कि जितने टाइम वो साथ रखे, आपने गरीब से शादी की, 3 दिन शादी चली, अब वो बोले गरीब लड़की है 3 दिन शादी चली, चलो भाई अपनी आधी प्रॉपर्टी लो और चलते बनो। ये ऐसा नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। नहीं तो आप क्या मानती हैं कि सारी लड़कियां जो हैं वो इसी चरित्र की हैं? आप दोनों को बराबर। ठीक है, फिलहाल हम लेकिन छोटा सा विश्राम के बाद बहुत गलत है। अब चर्चा जारी रहेगी, विश्राम, उसके बाद हम जयपुर चलेंगे और फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि इसमें और क्या हो सकता है, ताकि समरसता बनाए रखना एक बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से समरसता में कमी आ रही है। फिलहाल हम इस चर्चा को विश्राम के बाद जारी रखेंगे।